Good morning, students. Today we are doing our chapter 1 from class 8 English medium, and the subject is social science. And the name of chapter 1 is The Advent and Expansion of the British Power in India. That means British power कैसे जन्मा इंडिया में और कैसे उसका expansion आगे हुआ. Let's start with the exercises. A. Tick the correct options. 1. Who signed the Treaty of Allahabad? अलाहाबाद की जो संधि हुई थी या अलाहाबाद का जो समझौता हुआ था प्लासी की लड़ाई के बाद हुआ था. प्लासी का जब युद्ध हुआ, बक्सर का भी युद्ध हुआ 1764 में, उसके बाद अलाहाबाद की ट्रीटी हुई. तो किस किस के बीच में हुई थी? एक तरफ थे अंग्रेज और दूसरी तरफ थे नवाब शुजा-उद-दौला. आंसर होगा नवाब शुजा-उद-दौला. सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिंग कंपनी डिड नॉट कम टू इंडिया? व्यापार करने के लिए कई यूरोपीय देशों से अलग अलग कंपनी इंडिया में आई थी, बट एक कंपनी नहीं आई जो कि थी अमेरिकन. थर्ड, वेयर वॉज द डच फैक्ट्री इन इंडिया सिचुएटेड? जो डच लोग इंडिया में व्यापार करने के लिए आए थे, उन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ पर बनाई थी? सो द आंसर विल बी पुलिकट. पुलिकट में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी. फोर्थ, वेयर वॉज थॉमस रॉ सेंट एज एंजॉय इन 1615? सर थॉमस रो को कहाँ पर भेजा गया था 1650 में? तो ये ब्रिटिशर थे और इन्हें अपना शासन फैलाने के लिए इंडिया भेजा गया था. फिफ्थ, हु वॉज द फ्रेंच गवर्नर इन इंडिया ड्यूरिंग फर्स्ट 2 कार्नेटिक वॉर्स? जो शुरू के 2 कार्नेटिक वॉर्स हुए थे उस टाइम पे फ्रेंच कंपनी का भी एक गवर्नर हुआ करता था. तो फ्रेंच कंपनी के गवर्नर का क्या नाम हुआ करता था? आंसर होगा डुप्ले. क्या आंसर होगा? डुप्ले. क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाई डिड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज केम टू इंडिया? यूरोपियन कंपनीज इंडिया में क्यों आई थी व्यापार करने के लिए? सो द आंसर विल बी European trading companies come to India for markets for the increase in production due to industrial revolution. किस लिए आई थी? व्यापार करने के लिए इंडिया में आई थी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन उनका बढ़ सके. उसी वक्त पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, एक क्रांति आई थी, इसलिए. मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. Where did Portugal's company establish trading center in India? पुर्तगाली जो कंपनियां थी उन्होंने इंडिया में आकर के कहाँ कहाँ अपनी कंपनी के सेंटर बनाए? So the answer is the Portuguese traders established trading centers at Calicut, Goa, Daman, Diu and Hooghly. कहाँ कहाँ बनाए? कालीकट, गोवा, दामन, दीव एंड हुगली. सारे कोस्ट वाली लाइन देखी जाए तो सारे कोस्टल एरियाज थे ये. क्वेश्चन नंबर 3. विच गोल्ड कॉइन्स वॉज फ्लोटेड बाय डच इन इंडिया? डच लोग जो भारत में व्यापार के लिए आए थे, उन्होंने आने के बाद एक सिक्के का प्रचलन किया था, विच वॉज अ गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के का. तो उस गोल्ड कॉइन का क्या नाम रखा गया था? आंसर, पगोडा गोल्ड कॉइन्स वर फ्लोटेड बाय डच इन इंडिया. उन कॉइन्स का नाम था पगोडा गोल्ड कॉइन्स. क्वेश्चन नंबर 4. विच गवर्नर जनरल अडॉप्टेड सब्सिडरी अलायंस? किस गवर्नर जनरल ने सब्सिडरी अलायंस को अडॉप्ट किया था? सो द आंसर इज पेशवा गवर्नर जनरल अडॉप्टेड सब्सिडरी अलायंस. पेशवा गवर्नर जनरल ने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन.
क्वेश्चन नंबर 1, कॉजेज ऑफ कार्नेटिक वॉर्स। जो कार्नेटिक वॉर्स हुए थे, जो कार्नेटिक लड़ाइयाँ हुई थी, कार्नेटिक लड़ाइयों का मतलब होता है बच्चों, कार्नेटिक वॉर्स का मतलब होता है बच्चों, बाहरी विदेशी शक्तियाँ जब देश में आकर के व्यापार पे कब्जा करने की कोशिश करे या फिर कोई भी शक्ति अपनाने की कोशिश करे दूसरे देश में जाकर के, उसे कहते हैं कार्नेटिक वॉर्स, कार्नेटिक लड़ाइयाँ। सो द आंसर इज British East India Company and French Company were making efforts to gain benefit and expand their political influence. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और साथ ही साथ फ्रेंच कंपनी दोनों की ही कोशिश थी कि वो हमारे देश में आए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी करे, मतलब राजनीतिक में मुद्दों में भी वो पढ़ रहे थे। बोथ ट्राई टू surpass each other by purchasing Indian goods at the lowest price. दोनों एक दूसरे को काटने की कोशिश करते थे और इंडियन माल को खरीदा करते थे वो बहुत ही सस्ते दामों पर जिससे इंडियंस का तो कंटिन्यू लॉस हो रहा था। उस वक्त पे जो भी राजा महाराजा थे उन्हें ज़्यादा फ़ायदा ना हो करके इन कंपनीज़ को फ़ायदा होने लगता था। बोथ वांटेड टू हैव कंट्रोल्ड ओवर द मार्केट्स, दोनों का इंटेंशन था कि वो मार्केट पे अपना कंट्रोल कर ले एंड टू गेन मोर मार्केट्स, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट मिले। दे बिगिन टू इंटरफेस इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द इंडियन स्टेट्स। इसी के साथ उन्होंने जब देखा कि इतना सब कुछ हम कर सकते हैं तो क्यों ना इंटरनल अफेयर्स, जो राज्य के अपने आंतरिक मुद्दे होते हैं, उनमें भी इंटरफेयर किया जाए। Both dreamt of holding political power in their hands for control over markets. दोनों ही लोगों ने सपने सजाए कि राजनीतिक शक्ति भी हम हमारे हाथों में ले सकते हैं जिससे कि जो मार्केट है, मार्केट पे उनका पूरा का पूरा कंट्रोल आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉजेज ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी की लड़ाई किन कारणों की वजह से हुई थी? Answer: with the signing of the Treaty of Alinagar, most of the English demands were fulfilled. जिस दिन अलीनगर की संधि या अलीनगर का समझौता साइन हुआ था उसी वक्त पे ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश डिमांड्स एक्सेप्ट कर ली गई थी और फुलफिल कर ली गई थी। बट दे वांटेड टू कंट्रोल बंगाल, बट उनके सपने तो बढ़ते ही जा रहे थे, उनका इतने में मन नहीं भरा, उन्हें चाहिए था बंगाल, क्योंकि उस टाइम पे बंगाल बच्चों हमारे देश का सबसे ज़्यादा धनी और सबसे ज़्यादा हरा भरा उपजाऊ स्टेट हुआ करता था। दे इंडल्ज इन इंट्रगल्स। क्लाइव ऑक्यूपाइड फ्रेंच कॉलोनी चंद्रनगर एंड द नवाब कुड नॉट स्टॉप हिम। उन्होंने कैसे इंडल्ज किया, कैसे इस मुद्दे में पड़े वो? क्लाइव ने एक फ्रेंच कॉलोनी थी जिसका नाम था चंद्रनगर, उसे ऑक्यूपाई किया, उसे प्राप्त कर लिया और वहाँ के बंगाल के उस वक्त पे जो नवाब थे वो उन्हें रोक नहीं पाए। क्लाइव मेड अ सीक्रेट पैक्ट विद मिस्टर जाफर हु वाज टू रिप्लेस सिराजुद्दौला एज नवाब ऑफ बंगाल। क्लाइव ने एक सीक्रेट प्लान बनाया। उस वक्त पे जो वहाँ के एक सैनिक थे उनका नाम था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र के साथ कुछ समझौता करके उनको अपनी टीम में मिला लिया, जिससे कि मीर जाफ़र ने दगाबाजी कर दी उस वक्त के नवाब जो थे सिराजुद्दौला के साथ, और मीर जाफ़र ने बदले में ये कहा कि मुझे आप बंगाल का नवाब बना दीजिए और मैं आपको सारे राज बता दूंगा। आफ्टर द कॉन्स्पिरेसी प्रिटेक्स्ट फॉर वॉर वॉज रीच्ड। ये सारी प्रोसेस होने के बाद लड़ाई होना तय था। ऐसे ही प्लासी की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द फर्स्ट यूरोपियन ट्रेडर टू कम टू इंडिया वॉज द पोर्तुगल्स। कौन आए थे सबसे पहले व्यापार करने के लिए? पोर्तुगल्स। सेकेंड, वास्को डी गामा वॉज द यूरोपियन टू कम टू इंडिया इन 1498। 1498 में कौन आया था? दैट वॉज वास्को डी गामा। थर्ड, डैश हैड कंट्रोल ओवर गोवा, दमन एंड दीव। किनका गोवा, दमन एंड दीव पे कंट्रोल था? पोर्तुगल्स का कंट्रोल था कंप्लीटली। फोर्थ, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 31st December 1600. Fifth,
Blank was the Nawab of Bengal during the Battle of Plassey. कौन प्लासी की लड़ाई पे बंगाल का नवाब था? He was राय दुर्लभ. Next, Blank and Hyderabad was brought under company controlled by Wellesley's subsidiary alliance. वेलेजली का जो सब्सिडरी अलायंस प्रोग्राम था उसमें किन किन को एक साथ मिला दिया गया? सो अवध और हैदराबाद को एक साथ मिला दिया गया. 7th, लॉर्ड डलहौजी फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लैंक. लॉर्ड डलहौजी ने जो पॉलिसी फॉलो की अपनी रेन में वो थी एनेक्सिंग इंडिया स्टेट अंडर कंपनी, और यू कैन से doctrine of lapse. Next question, give 2 reason of British success in India. Britishes क्यों successful हुए इंडिया में? Answer, British company not only removed French, Portuguese and Dutch from the contention of traders but also proved ways to secure political reign of India in their hands. उन्होंने ना सिर्फ बाकी की कंपनीज़ को हटाया, जो भी बाकी की कंपनीज़ कौन कौन थी एक साथ, फ्रेंच थी, पुर्तगाली थी, डच थे, उन सबको हटाया, साथ ही साथ उन्होंने पॉलिटिकल राजनीतिक में भी अपनी अच्छी पकड़ मजबूत कर ली. डी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. फर्स्ट, एलेबोरेट द ट्रेड वर्क्स ऑफ डच कंपनी इन इंडिया. डच कंपनी कैसे आई और उन्होंने कैसे अपना काम फैलाया वो हमें बताना है. आंसर, डच एस्टैब्लिश ट्रेडिंग हाउसेस इन द कोरोमंडल कोस्ट, गुजरात, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. कहाँ पे उन्होंने हाउसेस बनाए अपने ट्रेडिंग के? कोरोमंडल कोस्ट. कोरोमंडल कोस्ट होता है बच्चों ईस्टर्न एंड साउदर्न जो बाउंड्री है हमारी, जो समुद्र से लगती है, उसे कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट. साथ ही साथ गुजरात में, बंगाल में, बिहार में एंड उड़ीसा में. Their first factory came up at मछलीपट्टनम. डच की जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो कहाँ बनाई गई थी? मछलीपट्टनम में बनाई गई थी. The Dutch traded chiefly in spices, indigo, raw silk, lead, rice and opium. इंडिगो का मतलब होता है बच्चों नील की खेती, एंड ओपियम का मतलब होता है अफीम की खेती. बाकी तो आपको सब समझ में आ ही गया होगा, चावल, रॉ सिल्क, लेड और चावल एंड अफीम. The main Dutch factory was at Pulicat where they mined gold coins. Pagoda. Dutch introduced gold coins as currency in India known as pagoda. But उनकी जो मेन कंपनी थी वो थी पुलिकट में, क्योंकि पुलिकट में वो माइनिंग करते थे गोल्ड कॉइन्स की. मतलब डेफिनेटली वो काफ़ी रिच कंटेनमेंट एरिया होता होगा. एंड उन गोल्ड कॉइन्स को क्या कहा जाता था? पगोडा कहा जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, What were the reason of rivalry between European trading companies? जो इतनी सारी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आई थी इंडिया में व्यापार जमाने के लिए, जैसे कि पुर्तगाली, डच, ब्रिटिशर्स एक्सेट्रा, उनमें क्यों राइवलरी थी? आंसर, अर्लियर एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी वर करप्ट एंड ग्रीडी. शुरुआती जो एम्प्लॉयज़ थे वो ज़्यादातर करप्ट थे एंड लालची थे. दे एक्सेप्ट ब्रीड्स, देयर इंटेंशन वॉज टू अर्न as much as money possible. ज़्यादा से ज़्यादा बस पैसे कमाने का इंटेंशन उनका होता था, तो ऐसे में आपस में लड़ाइयाँ चालू हो गई. थर्ड, राइट द टर्म्स ऑफ सब्सिडरी अलायंस. सब्सिडरी अलायंस के टर्म्स बताने हैं. आंसर, द फॉलोइंग वर द सेलिंग फीचर ऑफ द सब्सिडरी अलायंस. फर्स्ट, अंडर द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम द रूलर ऑफ द इंडियन स्टेट वॉज compelled to accept the permanent stations of a British force within his territory. इसके अंदर जो राजा होते थे वो बाध्य होते थे कि उन्हें कैसे भी करके ब्रिटिशर्स की जो फोर्स है, उनके जो भी सैनिक है, उन्हें अपनी टेरिटरी में जगह देनी ही होगी. सेकेंड, द इंडिगो रूलर हैड टू कीप एट हिज कोर्ट अ ब्रिटिश ऑफिस हु कुड ऑब्जर्व द वर्किंग ऑफ स्टेट. अपने कुछ लोगों को छोड़ जाते थे वो स्टेट में, जिनका काम होता था कि वो राजा की सत्ता के ऊपर पूरा ध्यान दे. थर्ड, द रूलर हैड टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ फोर्स और टू प्रोवाइड अ टेरिटरी ऑफ द स्टेट टू द कंपनी. साथ ही साथ जो सैनिक वहाँ पे सेना बल पहुँचाया जाता था अंग्रेज़ों का, उसके बदले में राजा से ये लोग पैसे भी मांगा करते थे.
some amount of money. Next question, describe the wars between Marathas and the British forces. Marathas and Britishers के बीच में जो लड़ाई हुई, discuss about that. Answer, the British were trying to interfere in the internal affairs of the Marathas. Britishers मराठास के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे थे. Unfortunately, in the third battle of Panipat, which is 1761, the Maratha power were crashed by Abdali. But unfortunately, 1761 में पानीपत की जो थर्ड लड़ाई हुई थी उसमें अब्दाली ने पूरे तरीके से मराठाओं को दबा दिया था. After the death of Abel Maratha ruler Madhav Rao, Raghupati Rao and the uncle of minor rulers stalked his claim for the throne. रघुनाथ राव, माधव राव, जब इन लोगों की डेथ हो गई तो उसके बाद एक छोटे राजा ने क्लेम किया सत्ता के लिए. नाना फडणवीस एंड अदर मराठा सरदार्स द भोसले, गायकवाड़, सिंधिया एंड द होलकर्स डिड नॉट सपोर्ट. जब उस यंग रूलर ने चाहा कि उसे थ्रोन मिल जाए तो बाकी के जो मराठास थे जैसे कि नाना फडणवीस, भोसले, गायकवाड़, सिंधिया और होलकर, इन्होंने उसे सपोर्ट नहीं किया. रघुनाथ राव एंटर्ड इनटू अ ट्रीटी विद द ब्रिटिश. इसलिए वो जो रघुनाथ राव था उसे ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी करनी पड़ी क्योंकि कोई भी मराठा उनके सपोर्ट में नहीं था एंड गॉट देयर सपोर्ट. और उन्होंने ट्रीटी करके ब्रिटिशर्स का सपोर्ट ले लिया. इन दिस वे द ब्रिटिश गॉट अ चांस टू इंटरफेस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द मराठास. इसी के साथ जो वो चाह रहे थे कि जैसे भी करके मराठास के इंटरनल अफेयर्स में हम पड़ जाए, इसी के साथ एंट्री ले ली. इन 1775 द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉज फॉट. 1775 में पहली लड़ाई हुई थी अंग्रेजों और मराठास के बीच में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज explain the Lord Dalhousie annexing Indian state policy, or you can say doctrine of lapse policy. Answer is Lord Dalhousie followed the policy of annexing Indian state under company rule. Lord Dalhousie की क्या पॉलिसी थी कि अगर किसी राज्य का राजा किसी कारणवश ख़त्म हो जाता है और उनकी कोई स्वयं की संतान नहीं है आगे राज्य चलाने के लिए, तो ऐसे राज्य बाय डिफ़ॉल्ट हमारे अंदर आ जाएंगे और उन्हें हमारे अंदर रह कर के ही आगे पलना होगा. ही बैंड द एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ अडॉप्शन ऑफ देयर बाय इंडियन किंग्स. उन्होंने अडॉप्शन के लिए भी मना कर दिया था कि आप किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करके उसे राजा घोषित नहीं कर सकते, और कर भी दिया तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे. व्हेन द रूलर डाइड विदाउट अ नेचुरल हेयर हिज स्टेट वाज एनेक्सेड टू ब्रिटिश डोमिनियंस. जैसे ही कोई नेचुरल डेथ से मर जाता था तो वो राज्य ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाता था. Many states including Jhansi, Nagpur and Satara were annexed under this doctrine. झांसी, नागपुर एंड सातारा इसी डॉक्ट्रिन के अंतर्गत लूट लिए गए. In 1856, नवाब ऑफ अवध was accused of misgoverning his state and thus it was annexed to British rule. 1856 में नवाब ऑफ अवध को भी इसी डॉक्ट्रिन के चलते मिला लिया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, causes of British success in politicals and trades. ब्रिटिशर्स क्यों पॉलिटिक्स में इतने सक्सेसफुल रहे एंड ट्रेड्स में? आंसर, आफ्टर द सक्सेस इन कार्नेटिक वॉर्स द ब्रिटिश emerged as leader in trade and Battle of Plassey and Buxar provide political power to the British company. कार्नेटिक वॉर्स में ऑलरेडी ब्रिटिशर्स जीत चुके थे, मतलब कि बाकी की कंपनीज को वो अपने रास्ते से हटा चुके थे. साथ ही साथ लीडर बन गए थे ट्रेडिंग में एंड प्लासी की लड़ाई में भी जीते थे, बैक टू बैक बक्सर की लड़ाई में भी वो जीत गए थे, जिससे उनका पॉलिटिकल पावर भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था. ब्रिटिश कंपनी टुक फुल एडवांटेज ऑफ इंटरनल राइवलरी एंड पॉलिटिकल एपैथी. जो भी आंतरिक मतभेद चल रहे होते थे राजाओं के बीच में, उनका भरपूर फ़ायदा उठाती थी ब्रिटिश कंपनी ऑफ द इंडियन किंग्स एंड नवाब्स, फिर वो चाहे इंडियन किंग रहे हो या फिर नवाब रहा हो.
They helped one state financially and militarily to weaken other and later on establish supremacy on both. एक स्टेट की ये फाइनेंशियली एंड मिलिट्री से हेल्प करते थे दूसरे को दबाने के लिए, एंड एट दी एंड उन दोनों को ही वो सप्रेस कर देते और उन दोनों से ऊपर उठते थे. Nawab was accused of dishonoring Treaty of Alinagar and soon army under Clive set out for मुर्शिदाबाद. मुर्शिदाबाद के नवाब ने डिसऑनर किया था, अलीनगर की ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो क्लाइव ने अपनी वहाँ पे सेना भेज दी थी. अ बैटल बिटवीन नवाब एंड द ब्रिटिश फोर्स वाज फॉट ऑफ प्लासी ऑन 23 जून एंड 1757. इसी के साथ नवाब के बीच में एंड अंग्रेजों के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द टर्म्स ऑफ अलाहाबाद ट्रीटी. Answer is the English were to get rupees 50 lakh as compensation for war and Awadh was to be returned to the Nawab. जो इंग्लिश लोग थे उन्हें 50 लाख रुपीस एज अ कंपनसेशन मिलता था. सेकेंड, नवाब ऑफ अवध concealed Allahabad, Kara and adjoining areas to Mughal Emperor Shah Alam. अवध को अपने एरिया, नवाब को अवध के कुछ अपने एरिया कंसील करने पड़े एंड उन्हें ज्वाइन करवा दिया गया मुगल एम्परर शाह आलम के साथ. थर्ड, द ब्रिटिश वर टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर चुनार फोर्ट. चुनार फोर्ट जो इलाहाबाद में बहुत इंपॉर्टेंट किला हुआ करता था, उसके ऊपर कंप्लीटली कंट्रोल आ गया ब्रिटिशर्स का. ये किले बहुत इंपॉर्टेंट होते थे क्योंकि लड़ाइयों में ये किले ही होते थे जहाँ पे सैनिक छुप के ऊपर से वार कर सकते थे. तो ये किलों की पोजीशन अपने कंट्रोल में लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता था. फोर्थ, द ब्रिटिश वर टू हैव द राइट टू टैक्स फ्री ट्रेड इन द टेरिटरी ऑफ अवध. साथ ही साथ इस ट्रीटी में ये भी था कि अब ब्रिटिशर्स अवध में बिना किसी टैक्स के व्यापार कर सकेंगे. With this we are done with our one chapter. Do write in your copies.